हे गाइस, तो अभी हमारी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होके हटी है जस्ट इस वीडियो से पहले, और ये अभी आ रही है। हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो अभी जैसे कि हम पीआर टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, तो आज भी एक हमारा नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्रूफ ऑफ फंड्स। अब किसी भी आप नई कंट्री में जाते हो या कहीं पे भी आप वीज़ा लगवाते हो, तो एक प्रूफ ऑफ फंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होता है, ऐसे ही कनाडा इमिग्रेशन के लिए। तो बेसिकली पॉइंट इज, कोई भी नई कंट्री आपको अलाउ नहीं करेगी अगर आपके पास उतने पैसे नहीं हैं कि आप वहाँ पर कुछ टाइम के लिए सरवाइव कर सको। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि अगर आप जैसे ही वहाँ पर नए जाओगे तो ऑब्वियसली आपके पास काम नहीं होगा, ताकि आप उस कंट्री की इकोनॉमी पे बर्डन ना बनो। इसलिए वो कंट्री का बहुत एसेंशियल रिक्वायरमेंट रहता है। अब ऐसी कनाडा में भी है, जैसे आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री की फाइल लगाते हो तो उसमें भी प्रूफ ऑफ फंड्स आते हैं, जो कि है ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब फंड्स की जो रिक्वायरमेंट है वो वेरी करती है कि कितने लोग फैमिली से एक साथ पीआर अप्लाई कर रहे हैं। अब अगर एक सिंगल बंदा अपनी फाइल अप्लाई कर रहा है तो उसकी जो फंड रिक्वायरमेंट है वो है 13,757 कैनेडियन डॉलर आज के हिसाब से है। हाँ। और ये चेंज होती रहती है, मतलब जैसे है ना कुछ हो जाता है तो ये वेरिएशन आ जाती है। तो मेक श्योर कि जब भी आप फाइल अप्लाई कर रहे हो उस टाइम पर उनकी फंड्स रिक्वायरमेंट क्या है वो आप चेक करो। और ऐसे ही जैसे जैसे नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीज होते हैं उनका फंड रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज हो जाता है। तो जैसे है ना मेंबर्स बढ़ जाते हैं, अगर आप 2 आ रहे हो एज अ कपल आ रहे हो तो उसकी जो रिक्वायरमेंट बनती है वो है $17,127। तो हमारे टाइम आई थिंक ये शायद 15,500-16,000 थी। तो अब आप लगा लो कि $1,000 बढ़ा और वहाँ से सीधा 62-63,000 रुपये बढ़ चुके हैं। और इसके साथ साथ क्योंकि करेंसी एक्सचेंज रेट भी चेंज होता रहता है तो उसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें एक खास चीज है जो हम आपको लास्ट में बताएंगे कि जिसका आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो फंड रिक्वायरमेंट है वो आपको अप्रोक्सीमेटली 6 महीनों का तो चाहिए ही चाहिए, मतलब वो एवरेज होना चाहिए। लाइक हर महीने प्लस 6 महीनों का एवरेज। अगर तो 13,000 कुछ डॉलर बन रहे हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली 7-8 लाख कुछ बनेंगे, तो आपके पास वो पिछले 6 महीनों का फंड उतना होना ही चाहिए। यानी कि आपकी स्टेटमेंट जो है फॉर लास्ट 6 मंथ दैट शुड बी मेंटेन्ड। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जब आप फाइल लगा रहे हो, फाइल अप्लाई कर रहे हो सिर्फ तब चाहिए। मेक श्योर कि आपके पूरे एंड प्रोसेस तक आपका फंड जो है वो मेंटेन्ड है, क्योंकि किस स्टेज पे वो आपसे दोबारा मांग ले वो आपको नहीं पता। इवन कि आपका सब होने के बाद, वीज़ा लगने के बाद जब आप इमिग्रेशन चेक भी करोगे यहाँ पे लैंड होते वक्त, तब भी यू नेवर नो कि आपके फंड्स वो चेक कर ले। और अगर लैंड कंट्री में एंटर करने से पहले आपका फंड रिक्वायरमेंट नहीं है तो दे कैन सेंड यू बैक, दे हैव द राइट। तो इवन हमारे टाइम भी जब हमने फाइल प्रोसेस की थी तो हमने एक तो पहले अपना फंड रिक्वायरमेंट दिया था, प्रूफ ऑफ फंड्स। फिर हमें बीच में दोबारा से मांगा गया प्रूफ ऑफ फंड, क्योंकि कोविड आ गया था, थोड़ा प्रोसेस स्लो हो गया था, तो हमसे दोबारा से मांगा गया। और हमने जब यहाँ पे लैंड किया तब भी हमारे पास लेटेस्ट स्टेटमेंट थी बैंक की, जो हम एज अ प्रूफ लाए थे, बट हमसे ऑब्वियस है उन्होंने नहीं मांगा। अब एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि है ना इसमें जो प्रूफ ऑफ फंड है वो किसका चाहिए। लाइक अगर एज अ कपल लगा रहे हैं, हमारे केस में तो शिखा प्राइमरी एप्लीकेंट थी, तो क्या इसी का अकाउंट चलेगा या हम दोनों का चलेगा या मेरा भी अकेले का चल सकता है? अगर इसमें प्राइमरी एप्लीकेंट का बैंक बैलेंस है तो बेस्ट है, बिकॉज बाकी के जो मेंबर्स हैं वो एज डिपेंडेंट शो किए जाएंगे, तो आपको और कोई एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर किसी केस में प्राइमरी एप्लीकेंट की स्टेटमेंट नहीं है उतनी जितनी चाहिए है, तो जो सेकेंडरी है, जो डिपेंडेंट्स हैं एडिशनल एप्लीकेंट्स, उनका फंड्स भी शो किया जा सकता है। लेकिन चाहे पूरा फंड उसी का शो किया जाए, लाइक अगर प्राइमरी के पास कुछ भी नहीं है तो सेकेंडरी का भी फुली चल सकता है अकाउंट, बट उसमें जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि प्राइमरी एप्लीकेंट का एक्सेस होना चाहिए उस फंड पे। यानी कि आपको वो एक एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, इसमें आप ये प्रूफ दोगे कि जो प्राइमरी एप्लीकेंट है वो मेरे फंड्स एक्सेस कर सकता है, द पर्सन हैज द अथॉरिटी। इवन आप ज्वाइंट अकाउंट भी दिखा सकते हो, तो तीनों चीज़ें चलेंगी। लाइक प्राइमरी एप्लीकेंट का अपना सिंगल अकाउंट, सेकेंडरी एप्लीकेंट का अपना सिंगल अकाउंट और ज्वाइंट अकाउंट। बट सारे केसेस में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्राइमरी एप्लीकेंट का एक्सेस होना बहुत ज़रूरी है। अब एक जो अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये है कि आप क्या क्या चीज़ें एज प्रूफ ऑफ फंड आप शो कर सकते हो, क्या चीज़ उसमें इंक्लूडेड है, क्या नहीं है।
तो हम मेन बात करेंगे क्या नहीं है उसमें इंक्लूड। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जितना भी लिक्विड फंड है सिर्फ वो अलाउड है। जिस फंड को आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, विड्रॉ नहीं कर सकते हो, जो लॉक्ड है, सिंपल सी बात है, वो काउंट नहीं होगा। अब इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है पीपीएफ। पीपीएफ का जो अमाउंट है वो 15 साल के लिए लॉक्ड रहता है और मेजॉरिटी ऑफ अस उसमें इन्वेस्ट करके रखते हैं, तो वो आपके प्रूफ ऑफ फंड में काउंट नहीं होगा। अब दूसरी चीज ये है कि आपकी कोई प्रॉपर्टी अलाउड नहीं है इसमें, आपका कोई लोन अगर है आप पे, या कोई क्रेडिट कार्ड है आपका, या आपकी कोई ज्वेलरी है, क्योंकि ये है ना लिक्विडेट नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, अगर आपकी कोई ज्वेलरी है आप उसे बेच के अपना पैसा रख के सेविंग में डाल दो, वो एक अलग चीज़ है। बट अब अगर आप एज इट इज ज्वेलरी दिखा रहे हो या कोई प्रॉपर्टी दिखा रहे हो, वो काउंट नहीं होगी इसमें। लेकिन इसमें भी एक टिप है, उसके लिए आप वीडियो को देखना लास्ट तक कि हम क्या बताने वाले हैं। अब क्या क्या चीजें इसमें काउंट आप कर सकते हो। आपका सेविंग्स अकाउंट जो बैलेंस है वो पूरा काउंट होगा, ठीक है। एफडीज काउंट होगी, लेकिन एफडी में एक बात ध्यान रखने वाली है, जिन एफडी का लॉन्ग टर्म लॉकिंग पीरियड है और जिनको आप बीच में ब्रेक नहीं कर सकते हैं, रिमेंबर वो आप इंक्लूड मत करना। जैसे हम जो टैक्स सेविंग के लिए जो एफडीज करा के रखते हैं, नॉर्मली दे आर लॉक्ड फॉर 5 years और आप उनको बीच में ब्रेक भी नहीं कर सकते हो, तो वो नहीं। जो शॉर्ट टर्म एफडीज है जिनको आप किसी भी टाइम ब्रेक कर सकते हो, वो आपको अलाउड है। और म्यूचुअल फंड्स अलाउड है इसमें, पीएफ अलाउड है, पीएफ अलाउड है, क्योंकि ये सब चीजों में से आप कैश विड्रॉ कर सकते हो और प्रूफ दे सकते हो कि हाँ मेरे पास इतना पैसा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो आपको आपका प्रूफ ऑफ फंड शो करना है उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। तो ये आपके बैंक से एक लेटर होगा और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इंक्लूडेड होंगी। सबसे पहले आपका नाम, ऑफ कोर्स बैंक का नाम, बैंक की ब्रांच, आपके पास कितना बैलेंस है और एवरेज बैलेंस। अब एवरेज बैलेंस में 2 चीज़ें होंगी। अब उसमें एक तो है ना मंथली एवरेज बैलेंस होना चाहिए और एक आपका पूरे 6 महीनों का एवरेज बैलेंस होना चाहिए। तो हमने क्या किया था कि एक तो हमने ये सारा कुछ हमने खुद किया था, क्योंकि देखो बैंक आपके लिए शायद ना करके रखे ये सब कि भाई उसका हर महीने का एवरेज बैलेंस वो निकाल ले, पूरे फिर 6 महीनों का करे, उनके पास इतना टाइम नहीं होता। स्पेशली सरकारी बैंकों के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। हमारा जो अकाउंट था वो SBI में था उस समय, और उनसे ये सब लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उस केस में। तो हमने खुद एक पूरा फॉर्मेट तैयार किया था जिसमें हमने अपना मंथली एवरेज बैलेंस निकाला था, 6 महीने का भी एवरेज बैलेंस निकाल के दिया था। ऑफ कोर्स वो क्रॉस चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, तो उनके लिए थोड़ा इजी हो जाता है, टाइम सेविंग हो जाता है उनका। बट इसमें एक स्पेशल चीज़ ये है कि जो हमने अभी बोला है वो इंक्लूड होना चाहिए। देखो इसका कोई फॉर्मेट एज सच फॉर्मेट नहीं है। काफ़ी जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो आपको खुद दे देते हैं, तो उनसे तो है ना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। पर जिनके अकाउंट गवर्नमेंट बैंक्स में है तो गवर्नमेंट बैंक थोड़ा सा डरती हैं इन चीज़ों को देने से, उन्हें लगता है पता नहीं क्यों चाहिए या क्या होने वाला है। और इसमें एक और भी चीज़ें हैं, मतलब कुछ ब्रांचेस ऐसी होती है जहाँ पे इमिग्रेशन का ट्रेंड है, जहाँ से काफी लोग ले चुके हैं, तो दे आर अवेयर ऑफ दैट कि हाँ ये चीज होती है। हमारी ब्रांच में था नहीं हमारी ब्रांच उस समय दिल्ली में थी, और उस स्पेसिफिक ब्रांच में हाँ उस स्पेसिफिक ब्रांच में है ना कोई एज सच केस हुआ नहीं था। तो उन्होंने पहले ही देख के बोला ये क्यों चाहिए आपको, हमने बोला ऐसा इमिग्रेशन के लिए चाहिए। वो कहते हैं नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे, सीनियर से मतलब वो सब कुछ रहा, और उसमें आपको डरना नहीं है। इन एनी केस आपको तो लेना ही लेना है। क्यों? क्योंकि आपको आना है कनाडा। तो आपको ये नहीं सोचना ये तो दे नहीं रहा, छोड़ो, लीव इट, मैं अब ब्रांच चेंज कर लेता हूँ, बैंक चेंज कर देता हूँ, कुछ नहीं। ये आपका राइट है और आपको लेना ही लेना है ये। मतलब आप उनको थोड़ा एक्सप्लेन करने की और समझाने की कोशिश करो। अगर फिर भी डाउट है तो यू कैन शो सो मेनी प्रूफ्स। आजकल तो ऑनलाइन इतना कुछ अवेलेबल है, और इसमें आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहे हो। आपको सिर्फ दिखाना है आपके बैंक में कितना बैलेंस है, और वो दिखा सकते हैं। और इसका एक और चीज़ ध्यान रखना है, एक ये टिप ध्यान रखना कि फॉर्मेट में जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने अभी बताई हैं वो तो इंक्लूडेड हो। काफ़ी बैंक से एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी जनरेट होता है काफ़ी में, तो आप सिर्फ वो मत लेकर आना, क्योंकि उसमें फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसमें सारी डिटेल्स नहीं होती और इवन आपको है ना इससे ये भी डिटेल चाहिए कि आपका बैंक के प्रति कोई लोन तो नहीं खड़ा, आपने कोई बैंक से लोन तो नहीं लिया हुआ, आपने वो रीपे तो नहीं करना, कोई क्रेडिट कार्ड का बिल पेंडिंग हो। तो ये सारी डिटेल्स होनी बहुत जरूरी है कि आपके पास कोई आउटस्टैंडिंग लोन है या नहीं है, जो भी है व्हाटएवर इट इज, वो सब मेंशन करके देंगे। और सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि वो साइंड और स्टैम्प्ड होना चाहिए, बहुत ज़रूरी, और स्टैम्प प्रॉपर हो।
मतलब वो दिखनी चाहिए। हमारे केस में स्टैम्प थोड़ी सी नीचे से कट आउट हो चुकी थी, बाई चांस मतलब उन्होंने जब लगाई होगी तो उतना ध्यान नहीं गया, बट हमने वो दोबारा से मंगवाई, दोबारा से स्टैम्प करवाई, क्योंकि आपको पता नहीं है अगर बाई चांस आपका ये पेपर और दो ऑथेंटिक है, स्टैम्प लगी हुई है, सब दिख रहा है, बट कोई ना कोई छोटी रीज़न की वजह से वो कैंसिल हो गया, तो आपका जो प्रोसेस है इमिग्रेशन का वो 2 महीने डिले हो जाएगा। तो आप ये नहीं चाहते ना कि आपका प्रोसेस डिले हो जाए सिर्फ एक उस स्टैम्प की वजह से। तो आप अपनी तरफ से पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट करो। मतलब पॉइंट इज कि पे एज मच अटेंशन एज यू कैन इवन टू द टाइनीस्ट डिटेल्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब हमने बनाया था तो हमने भी बहुत रिसर्च की थी कि क्या फॉर्मेट सही रहेगा, किसमें सब चीज़ें जो है इंक्लूडेड हैं या जो बच गई है वो हमने इंक्लूड की थी। तो उसके बेसिस पे एक पूरा लेटर तैयार हुआ था। अभी नीचे हम कैप्शंस में एक लिंक डाल देंगे जहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट का कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको इंक्लूड करनी ही है वो मेंशन्ड है, इवन दो अभी हमने आपको बताई भी हैं। और बस सिर्फ ये है कि है ना, फॉर्मेट मैटर नहीं करता, सिर्फ जो गवर्नमेंट ने चीज़ें मांगी हैं वो होनी चाहिए बस। अगर उसके अलावा आप कुछ भी एडिशन दे रहे हो अपनी तरफ से, वो तो है ना अच्छी बात है, बट उसमें से कोई पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। हाँ। तो ये मत सोचो कि यार नहीं पर्टिकुलर फॉर्मेट ही लेना है, इसका कुछ तो फॉर्मेट होता होगा, ऐसा कुछ नहीं। आपने जो बना लिया सब सही है, बस सिर्फ वो पॉइंट कंपल्सरी है, दैट्स इट। बाकी ऊपर हो गया नीचे हो गया कोई मैटर नहीं करता। उन्होंने जो मांगा अगर उन्हें वो दिख रहा है आपके पेपर पे तो उन्होंने है ना आपका ना पास कर देना, अदरवाइज नहीं, बस। अब इम्पोर्टेंट टिप्स जिन बातों का आपको ध्यान रखना ही है। पहली चीज, बहुत बार होता है कि हमारे पास हमने 9 लाख चाहिए तो हमने 9 लाख रखा हुआ है, बट कुछ ना कुछ मार्केट क्रैश हुई, पैसा ऊपर नीचे हो गया, अब 60 की जगह जो कैनेडियन डॉलर है वो 63 हो गया, तब अगर 3 रुपीज़ बढ़ा है तो अब डॉलर में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। तो आपको बफर रख के ही चलना पड़ेगा। हम अपने केस में नियर अबाउट 3 लाख बफर लेके चले थे कि भाई कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए तो हम अपनी तरफ सेफ रहे, क्योंकि यही बात है कि अगर प्रूफ ऑफ फंड्स दोबारा से उन्होंने मांग लिया फिर आपको फिर सबमिट करना पड़ेगा, वो सारा प्रोसेस डिले हो जाता है और हम नहीं चाहते थे कि हमारा प्रोसेस कहीं से भी डिले हो। तो इतना बफर आप ज़रूर लेके चलना ताकि जो करेंसी फ्लक्चुएशन है उसका इम्पैक्ट ना पड़े। और अगर मतलब लाखों में बफर नहीं लेके चल रहे तो एटलीस्ट ऐसे 50-60 हज़ार तो आप बफर लेके ही चलो, क्योंकि अगर आप मान लो अगर $13,000 है ना एक बंदे की रिक्वायरमेंट है और $2 से ऊपर नीचे हो गया तो 26-27 हज़ार तो यही बढ़ गया सीधा। और बाई चांस अगर कैनेडियन गवर्नमेंट ने फिर से अपनी तरफ से कुछ रिक्वायरमेंट बढ़ा दी $1,000 $500 तो वहाँ पे भी कुछ इम्पैक्ट आया, तो एटलीस्ट आप 50-60 हज़ार डॉलर तो बफर लेके चलो, बाकी अपनी फैमिली साइज के हिसाब से बफर लेके ही चलो। बट स्टिल आई वुड रेकमेंड मिनिमम 1 लाख, कीप इट देयर। उसे खोपचे में रख लो, 1 लाख जो इसने बोला है उसे तो आपने यूज़ करना ही नहीं है। अब दूसरी बड़ी टिप है जो आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि आपके अकाउंट में कोई भी अननेसेसरी बड़ी ट्रांजैक्शन या बड़ा इनपुट नहीं होना चाहिए। वो खास अटेंशन ले जाता है इमिग्रेशन ऑफिसर्स की कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई है कहीं ये सिर्फ हाँ, और उनका मकसद है कि कहीं ये सिर्फ प्रूफ ऑफ फंड दिखाने के लिए तो नहीं की गई है। आपने कहीं से लोन लिया हो जो कि आपको ऑब्वियस है पे भी करना है, वो आपका पैसा नहीं है, फिर आप यहाँ आके कैसे उसे संभालोगे? तो इसीलिए आपको कोई बड़ी ट्रांजैक्शन नहीं करनी, अवॉइड उस अकाउंट पे आप कुछ भी ऐसा ना करो कि है ना जो ऐसे संदेह करे उन्हें, संदिग्ध करे उन्हें। तो ऐसा कुछ नहीं करना आपको। कोशिश करो अगर बाई चांस आपको कोई इमरजेंसी आ गई और आपको कोई बड़ी ट्रांजैक्शन करनी पड़ रही है तो उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए, उसके लाइक इनवॉइसेस होने चाहिए कि वो कहाँ की, और उसका कुछ प्रूफ होना चाहिए और वो आप उन्हें दिखा सकते हो। अब तीसरी बात, अब हर ज़रूरी नहीं होता कि हर किसी के पास इतना पैसा पड़ा हो सेविंग अकाउंट में। लाइक अगर आज आपने सोचा कि आज चल PR की फ़ाइल लगाते हैं एक्सप्रेस एंट्री में, आपने स्कोर ले लिया, बट चलो वो भी आपने महीने में ले लिया। अब ज़रूरी तो नहीं है कि है ना 1 महीने में आपके पास उतना पैसा आ जाए और आपको 6 महीने पुरानी स्टेटमेंट भी दिखानी है। तब उस केस में आप क्या कर सकते हो कि आप गिफ्ट डीड बनवा सकते हो, लाइक अपने ना फैमिली से, फ्रेंड से, किसी से भी पैसा ले सकते हो। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि सिर्फ इमीडिएट फैमिली मेम्बर से लेनी है, बट उसका प्रूफ होना चाहिए। अब वो प्रूफ होता है एक गिफ्ट डीड बनती है जो कि आप किसी भी नोटरी वाले, रजिस्टर्ड नोटरी वाले से बनवा सकते हो। उसका है ना कोई भी फॉर्मेट हो सकता है, कुछ ऐसा उस पर कंपल्शन नहीं है कि वो क्या ही वर्डिंग लिखी जाएगी, पर उसमें जो चीज़ें कंपल्सरी हैं वो ये होती हैं कि
मैंने ये अमाउंट जो है स्पेसिफिक बंदे को दी है, उस पर मेरा कोई राइट नहीं है। मतलब ऑब्वियस है, जो ये पैसा दे रहा है कि मेरा उस पर कोई राइट नहीं है, ये पैसा उसी का है, उसने मुझे इसे रीपे नहीं करना। ये वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी पे डिसाइड होता है कि भाई ये रीपेमेंट नहीं होने वाली, ये मेरा ही पैसा है, तो मतलब मैं रख सकता हूँ। तो गवर्नमेंट ने सिर्फ वही वर्डिंग्स पे ध्यान देना। उसके ऊपर नीचे आप कुछ भी लिखवा रहे हो वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। और ये भी नहीं है कि वो 300 वर्ड्स का होना चाहिए, ऐसे 150 वर्ड्स का होना चाहिए, नहीं। ऑब्वियस है कि बहुत छोटा भी ना हो कि उसमें ऐसा कुछ ऑथेंटिक भी ना लगे, तो आप गिफ्ट डीड ऐसी बनवा सकते हो। और ये तो अब आपको गिफ्ट वर्ड से ही समझ आ गया, जो हमने सब बताया वही उसका सेंस है, दैट इट इज़ अ गिफ्ट। तो आप कैसे भी ले सकते हो, किसी से भी पैसा ले सकते हो। अगर आपको कनाडा आना है और आपके सेविंग अकाउंट में 6 महीनों पुराना पैसा नहीं है, पर अगर वो बंदा आपको गिफ्ट देने को तैयार हो। और इसमें अब दूसरी बात ये भी आती है कि है ना, अगर आप ये सोचो कि यार फिर वो पैसा तो मेरा 6 महीने पुराना नहीं होगा, तो वो होना भी नहीं चाहिए। मतलब गिफ्ट डेट का मतलब ही यही है कि आपने इमीडिएट ले लिया किसी से, पर वो अब आपका ही पैसा है, तो वो 6 महीने पुराना होना ज़रूरी नहीं है। तो आप उसे अपने बैंक अकाउंट में रखो, जब तक आपकी फ़ाइल प्रोसेस होएगी, जब तक दोबारा से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, तब तक वो सब प्रोसेस हो जाएगा। तब तक तो शायद पुराने भी हो जाएं, 2-4 महीने पुराने। और इसी के साथ पैसों की चर्चा होती है ख़त्म। अपने पैसे बचाइए अगर आपको लगानी है फाइल, और उसी के साथ ठोक दीजिए एक लाइक, सब्सक्राइब और कर शेयर। दीजिए कमेंट भी। और कमेंट कीजिए अगर आपको इसमें कोई डाउट है या कुछ भी है। आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप शेयर कीजिए, जो भी है ना यहाँ पे आना चाह रहा है उसे है ना कोई डाउट है, तो आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। उसी के साथ हम आज करते हैं बाय बाय।
लड़ाई खत्म है? ठीक है, बट यू कांट ब्लेम मी फॉर एवरीथिंग। नहीं चल, अब चुम्मा दे दे, लगी तो नहीं।